हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजू एंड आई एम गोना टीच यू बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 12th बायोलॉजी की 4th यूनिट यानी बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो चैप्टर को पढ़ने से पहले, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को पढ़ने से पहले, लेट्स टेक अ लुक कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ओके तो नाम जो है बायोटेक्नोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई हाइब्रिड चीज है, कोई दो चीजों को मिलाकर बनी हुई है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं बायो, इट मीन्स लिविंग, एंड टेक्नोलॉजी नॉर्मली हम लोग किस सेंस में लेते हैं कि कोई चीज को जोड़ना, तोड़ना, तोड़कर जोड़ना, जोड़कर तोड़ना, राइट। सो सम टाइप ऑफ टेक्निक्स, जो टेक्निकल वर्ड आता है वो है हमारा टेक्नोलॉजी। सो लिविंग के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी को ऐड कर देते हैं, टेक्निक्स अप्लाई कर देते हैं, वो जो ब्रांच आती है साइंस की, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजिकल यूज। टेक्नोलॉजिकल यूज से मतलब समझिए, टेक्नोलॉजिकल यूज मीन्स कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करना, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल यूज किसका? ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन? लिविंग्स में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, इसके अलावा होते हैं प्लांट्स, मीन्स प्लांट सेल्स। उसके अलावा कौन होते हैं लिविंग्स? एनिमल सेल्स, ठीक है। या तो हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पूरी प्लांट सेल को, पूरे एनिमल सेल को, ठीक है। या फिर हम सिर्फ उनके कुछ कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, उनकी कुछ प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। सो इसके अलावा और क्या हो सकती है? देयर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस। कंपोनेंट से मेरा मतलब समझिए, उनके जीन्स, उनके एंजाइम्स, उनके हार्मोन्स, उनके कोई ना कोई प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं। सो देयर कंपोनेंट्स और देयर प्रोसेसेस। प्रोसेस से मतलब समझिए, हम उनका रेप्लिकेशन, हम उनका ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसलेशन, उनकी प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम इस पूरी प्रोसेस के थ्रू? क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आर्टिफिशियली एक इंसुलिन बनाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो बन गया मेरा प्रोडक्ट। मैंने कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, सो मेरा बन गया प्रोडक्ट। सेकेंड, एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? आजकल तो आजकल किसी को भी अगर मान लो एड्स है या कोई और बीमारी है जिसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है, उसका डायग्नोसिस पॉसिबल होता है पीसीआर के थ्रू, एलाइजा के थ्रू, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो वो जो सर्विसेज है, वो जो चीजें हैं, वो हमने कैसे बनाई है, डेवलप करी है, दे आर अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके साथ साथ वो डेवलप हुई है। और एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो कि मेरी बॉडी में एक जीन है जो काम नहीं कर रहा है, सो मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया, मीन्स नॉन फंक्शनल जीन को हटा दिया, फंक्शनल जीन को ऐड करवा दिया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजिकल यूज, मतलब सीधे सीधे रास्ते से हम यूज नहीं करते, कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ कर यूज कर रहे हैं। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियल सेल। इवन आपको पता है वायरस भी इसमें यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है कि नहीं है, राइट। बट क्योंकि हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में वायरस को यूज कर रहे हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी, एंड वी नो वायरस जब तक बाहर हैं outside environment में they are dead, or we can say they are non-living, but once they are inside the body of a host they are living. So यहाँ हम होस्ट में डालकर ही यूज कर रहे हैं, या तो पूरे वायरस को या उसके जेनेटिक मटेरियल को, तो हमारे लिए ये लिविंग है अब, ठीक है। तो हम इस पूरी प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन यूज कर रहे हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एनी प्रोटिस्टा, कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हम यहाँ यूज करते हैं प्लांट सेल्स। बहुत सारी रेफरेंस में हम प्लांट सेल्स को भी यूज करते हैं। किसी प्लांट में कोई बीमारी है उसको ठीक करते हैं हम, राइट। फिर एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स को भी बहुत तरीकों से यूज किया जाता है। देयर कंपोनेंट्स, यानी उनके कोई बायोमोलिक्यूल्स, उनके कोई प्रोटीन्स,
और देयर प्रोसेसेस, उनकी जो भी सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस है उसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी या तो हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कोई प्रोसेस डेवलप करेंगे जिस प्रोसेस से हम इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ नया डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी इन सिंपल रेफरेंस, बट क्योंकि एनसीईआरटी में हमें एक और डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन विच इज प्रपोज्ड बाय ईएफबी। अब ये ईएफबी क्या है? जैसे नॉर्मली जितने भी बायो के जो कि ब्रांचेस होती हैं, इन सब के कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कहीं ना कहीं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन हेडक्वार्टर आई से मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने बायोटेक्नोलॉजी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो डेफिनेशन है ये इन्वर्टेड कॉमास में है। क्यों है इन्वर्टेड कॉमास में? जब भी कोई सेंटेंस लिखा रहता है इट मीन्स वो एक स्टेटमेंट है। यानी ये वाली जो डेफिनेशन अगर आप लर्न करके लिखते हो ना, तो इसमें छोटा मोटा अपना मॉडिफिकेशन आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देते हैं तो वो उसमें हम नॉर्मली एक वर्ड का, एक लेटर का भी चेंज नहीं करते हैं, वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है। तो वो इनका स्टेटमेंट है ईएफबी का। What is biotechnology? So according to EFB, biotechnology is the integration, पहला वर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, है ना, जोड़, दो चीजों को का जोड़ है। किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ऑफ नंबर 1 नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, ठीक है। अब नेचुरल साइंस में बहुत सारी चीजें आती है। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम कोई एक चीज नहीं करते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल्स को हम यहाँ यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसकी सेल्स हो सकती हैं, उसके पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स देयर ऑफ किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं? जो तो हमने जो यहां पढ़ा था, ऊपर जो पढ़ा था प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सेम हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ टू प्रोड्यूस क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम किस चीज के क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, डेवलप क्यों कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस, व्हाई? सो फॉर टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तो इन सारी डेफिनेशंस में हम एक लाइन, कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, हमारे यूज के लिए, हम उनको यूज कर पाए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए, इसलिए हम ये सारा झमेला, ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिस इंसान में इंसुलिन नॉर्मली नहीं बन रहा है या डिफेक्टिव बन रहा है, उसको हम आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शन दें। तो वो इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन कहाँ से लाएं? कोई और की बॉडी से निकालें तो उसको कम बढ़ जाएगा। तो हम इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं उस पेशेंट की बॉडी में। इट मीन्स whatever we are doing here, it is for the benefit of human being. Whatever products, whatever services we are developing, all to be used by human beings, or they are for human service. Okay, so this is biotechnology. Simple meaning है. Now we'll गोइंग टू सी बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो पढ़ते हैं। नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी का नाम जब आता है तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ पिछले 10, 15, 20, 30 साल पहले ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई होगी और ये बड़ी रिसेंट वाली चीज है ना। नॉर्मली यही आता है हमारे दिमाग में, बड़ी मतलब बहुत ही भारी भरकम एक ब्रांच है साइंस की, है ना। बट एक्चुअली अगर आप ब्रॉड सेंस में देखो तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से हमारा सिविलाइजेशन यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है
तब से ये बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, ऑल्दो कि उस बायोटेक्नोलॉजी को आज हम रेफर करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। ओल्ड, फॉर एग्जाम्पल कर्ड बनाना, दही है ना, फर्स्ट कर्ड फॉर्मेशन। अब मम्मी सबकी कर्ड बनाती है घर में, दही जमाती है ना, और मम्मी से पूछना सर्दियों में कर्ड जमाना कितना मुश्किल होता है, सही टेम्परेचर पे दूध को गर्म करना, फिर कितना खट्टा लगाना है, अमाउंट खट्टे की, ये भी गर्मी और सर्दी में ना डिफरेंट होती है। सो ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ी सिंपल वाली चीजें आती है, बट ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है ब्रॉड सेंस में, ठीक है। यानी आपकी सबकी मम्मियां घर में बायोटेक्नोलॉजी कर रही हैं, दे ऑल आर साइंटिस्ट, ठीक है। तो कर्ड फॉर्मेशन, फिर जो वो ट्रेडिशनल एल्कोहल्स बनते हैं, राजा महाराजा के टाइम पे एल्कोहल्स बनते थे, ट्रेडिशनल एल्कोहल, उनके लिए कोई वो अलग से मशीनें जो आज के दिन फर्मेंटर्स होते हैं वो सब नहीं होते थे, गांव में ही, या मैं बोलूँ कि उनके राज्य में जिस तरीके से भी वो बनाते थे ट्रेडिशनल मेथड में बनाते थे। सो वो जो ट्रेडिशनल एल्कोहल बेवरेजेस होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये कर्ड फॉर्मेशन है, एल्कोहल है, अच्छा इसके अलावा और भी आते हैं, एक एग्जांपल और देती हूँ, फर्मेंटेड हनी। फर्मेंटेड हनी ये भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कभी सुना है, बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे साउथ है, साउथ इंडिया में क्या होता है, वहां पर एक ड्रिंक मिलता है टोडी, फर्मेंटेड बेवरेज है। फिर हरियाणा साइड में, राजस्थान साइड में क्या होता था, जो शुगर केन है, शुगर केन को फर्मेंट करके भी एक प्रोडक्ट बनता था, एक मिठाई टाइप से बनती थी। तो ये सारी जो भी प्रोसेसेस हैं, ऑल दीज कम्स अंडर द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में क्यों ले रहे हैं, इसका एक रीजन है, ये सारी कन्वेंशनल प्रोसेसेस नहीं थी। जब स्टार्ट हुआ हमारा सिविलाइजेशन, तो हमने ये कैटल्स वगैरह को रखना शुरू किया, तो कैटल्स से हमें सिर्फ दूध मिल रहा था, दूध को दही में कन्वर्ट करना ये हमारी खुद की डिस्कवरी थी, ये हमने किया था। यानी हमने सीधी प्रोसेस को कुछ मॉडिफिकेशन दिया, कुछ टर्न दिया, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। और वो हमारे बेनिफिट के लिए था, राइट, वो प्रोडक्ट जो बना वो हमारे बेनिफिट के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उस पर पूरा फिट बैठता है ये कर्ड फॉर्मेशन, फर्मेंटेड हनी, टोडी, एनीथिंग, राइट। इफ यू नो एनी ऑफ these conventional biotechnological process, you can just tell me. नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, या मैं बोलूं हमारे लिए जो टिपिकल बायोटेक्नोलॉजी है वो यही है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस आई से कि डिफिकल्ट हो गई है, पजल हो गई है, थोड़ा हाई लेवल पे हम लेके गए हैं, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअली उस पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के भी अब दो ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है जो हम सब चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, 12th क्लास चैप्टर 10 माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो हमारा एक्चुअली यूनिट 4 है, इट इज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें पढ़ना यही है डिटेल में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बट इसको पढ़ने से पहले हमें ये सारा देखना पड़ेगा। ओके, सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अब दो कॉन्सेप्ट हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स बना दिए, फिर हमने वहां पर पढ़ा था कि हमने लैक्टिक एसिड बनाया, ब्यूटारिक एसिड बनाया, है ना, एसिटिक एसिड हमने बना लिया है, हमने लिया है, स्टैटिन्स बनाए हैं, मतलब हमने बहुत सारे केमिकल्स बनाए हैं, हमने बहुत सारे एल्कोहल्स डेवलप करे हैं, ये आपकी बियर, वाइन, विस्की, रम, राइट, ऑल दीज आर द केमिकल्स विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग organisms, whether the living organism is a microbe or some other organisms, but we have extracted these chemicals and mostly these products are taken or derived or they are extracted from the microorganisms. तो actually chemical engineering हम microbes पे ही करते हैं, plants और animals पे नहीं करते हैं mostly, ठीक है। अब होने को तो डिस्कवरीज कुछ भी हो जाती हैं, आगे जाकर हम उनसे भी बनाने लग जाए तो कोई पता नहीं, बट नॉर्मली हम माइक्रोब से करते हैं। तो क्या करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, वी कीप स्टेरलाइज्ड कंडीशंस,
ठीक है। स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस क्यों रिक्वायर्ड है? स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस से हमें हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। अगर मैंने स्टेरिलाइज कंडीशन नहीं रखी तो मेरे एक ही कल्चर मीडियम पे बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए है। मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर केमिकल जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से मिल रहा है, तो मुझे स्टेरिलाइज कंडीशन मेंटेन करनी है। ओके, सो स्टेरिलाइज कंडीशंस आर मेंटेन्ड किस लिए? अच्छा, ये स्टेरिलाइज कंडीशंस मैं किसके लिए मेंटेन कर रही हूँ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स, ओनली माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सो आई एम गोइंग टू कीप स्टेरिलाइज कंडीशंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाई? टू ऑब्टेन देयर प्रोडक्ट्स, टू ऑब्टेन देयर प्रोडक्ट्स। अब कौन से प्रोडक्ट मुझे लेने हैं यहां पर? कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए? यहां से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? नंबर 1, इट कुड बी अ प्रोटीन। सेकंड, इट कुड बी एन एंजाइम। थर्ड, इट कुड बी अ हार्मोन। हो सकता है मुझे किसी एक के अंदर से कुछ चाहिए। एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट नया है, वो इतना नहीं आता है, बट एंटीबायोटिक्स काफी फेमस है। एंटीबायोटिक्स, ऑल द एंटीबायोटिक्स वी गेट फ्रॉम द बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमें हमेशा बैक्टीरिया से ही मिलते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा होगा पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ऑल दीज एंटीबायोटिक्स वी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट बैक्टीरिया और फंगी। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जब हम उस बैक्टीरिया को, उस फंगी को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर प्लेट पे रखेंगे। दिस इज माय कल्चर प्लेट जिसमें मैंने कल्चर मीडियम रखा है। इस मीडियम पे मैं अपना बैक्टीरियल ग्रोथ करवाऊंगी। यहाँ पे मेरा बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, बहुत सारी कॉलोनी बना लेगा, एंड देन आई विल एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, उसके अलग मेथड्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल engineering. Now coming to the main concept of modern biotechnology, that is called genetic engineering, which we have to study in detail. तो मैं इस सारे को इरेज कर देती हूँ और हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो पहले छोटा सा देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। As the name indicates, जेनेटिक का मतलब है जीनोटाइप और इंजीनियरिंग का मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब जीनोटाइप। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियर करते क्या है? सीधा सीधा रास्ते पे चलना इंजीनियर्स को नहीं आता, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कर रहे हैं। हु? नॉट इंजीनियर्स, जेनेटिक इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? वो जीनोटाइप में एक प्रोसेस कर रहे हैं और एक टर्म कर रहे हैं। उस टर्म का नाम है मैनिपुलेशन। यानी यहाँ पर जीनोटाइप का क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन। मतलब अगर मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीधी सादी एक डेफिनेशन बतानी हो, किसी को कोई मुझसे पूछे व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मैं सीधे सीधे उसको 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैनिपुलेशन ऑफ genotype of an organism, or simply manipulation of genotypic expression of an organism. किसी के जीनोटाइप में, किसी के जीन में, किसी के जीनोम में मैनिपुलेशन कर देना। अब मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ बातें हैं ना, मैनिपुलेट किया जाता है हमारी बातों को। हम कुछ बोलते हैं और अगला बंदा हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे किसी और तरीके से प्रेजेंट करता है। तो मेरे पास एक जीनोटाइप है जिसमें है जीन ABCDEF, सीधे सीधे जीन है। मैंने क्या किया? इस G जीन को यहां से हटाया और इसकी जगह मैंने यहां पर X जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यानी मैंने जो सीधा सीधा जीनोटाइप था उसमें चेंज कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ द जीनोटाइप और द जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। प्रॉपर वाली डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सीधी सीधी डेफिनेशन है, या आई से की इजीएस्ट डेफिनेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। Okay, so now I'll erase it and will write genetic engineering once again, क्योंकि हमें पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग डिटेल में। एक्चुअली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच को, एक प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
So as I told you, genetic engineering means manipulation of the genotype, जीनोटाइप को देख चेंज कर देना, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देना, उसमें कुछ बदलाव कर देना, मॉडिफिकेशन। इसके लिए हम 2-3 वर्ड लिख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हमने जीनोटाइप का क्या किया है, जीनोटाइप के हमने 2-3 चीजें करी हैं, वो सारे सिनोनिम्स हैं। सो मैनिपुलेशन, या तो इसको मैनिपुलेट कर दिया, या हमने इसको क्या कर दिया, मैनिपुलेशन या फिर मॉडिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव आ जाओ। मैनिपुलेशन क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है ना, मैनिपुलेट कर देना। मॉडिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव, इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस टू आवर टर्म। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन, हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है, या मैं बोलूं हमने उसमें चेंज कर दिया। बड़े सबसे सिंपल जो एक वर्ड होता है, मतलब जीनोटाइप को चेंज करना। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जीनोटाइप चेंज कर दिया, उसमें कहीं छोटी सी जगह पे हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने कैसे चेंज किया है, वी हैव मैनिपुलेटेड और वी हैव चेंज्ड। ठीक है, और हमने चेंज कर दिया है इन जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। जीनोटिपिक एक्सप्रेशन, हमने जीनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है, इसके कई तरीके होते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पढ़नी है, तो मोस्टली हम कैसे चेंज करते हैं, बाय एडिंग और डिलीटिंग एनी जीन। ठीक है, या तो कैसे चेंज किया है, बाय एडिंग अ फॉरेन जीन। एक्चुअली हम इसमें हटा भी सकते हैं, या तो हमने 1 या 2 या 3 जीन या जीन्स इंसर्ट करे हैं, या हमने कोई जीन हटाया है, तो हटाने वाला कॉन्सेप्ट भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। बाय एडिंग अ फॉरेन जीन और जीन्स, और डिलीटिंग अ नॉन फंक्शनल जीन, और डिलीटिंग अ नॉन फंक्शनल जीन। ये भी कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली लिखा नहीं रहता, बट ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जीन थेरेपी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें यही पढ़ते हैं कि बॉडी में अगर कोई जीन काम नहीं कर रहा, तो या तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, यानी जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको हटाया और फंक्शनल जीन को उसकी जगह डाल दिया, या फिर कोई ऐसा जीन है जिसकी बॉडी में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल है, तो उसको सिर्फ डिलीट कर दिया, ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। सो वी कैन डिलीट अ नॉन फंक्शनल जीन एंड वी कैन रिप्लेस इट। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं, और रिप्लेस अ जीन। ठीक है, और रिप्लेसमेंट ऑफ अ जीन, तो हम कोई जीन ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जीन। अभी तक नहीं था, अभी तक हमारे पास 50 जीन है, 50 जीन के अलावा 51वां जीन डाल दिया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। कोई जीन काम नहीं कर रहा, उसको वहां से हटाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसकी जगह कोई हेल्दी जीन इंसर्ट कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जीनोटिपिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने डाला है, ये हमें कैसे पता चला है, ये हमें तभी पता चला है जब हमने उसका एक्सप्रेशन देखा। और एक्सप्रेशन नॉर्मली हमें कैसे दिखता है, हमें उसके एक्सप्रेशन, उसके जो फीचर्स होते हैं जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, वहां से हमें पता चलता है। राइट, सो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन का मतलब है फिनोटाइप। राइट, सो हम उस जीनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ईदर बाय एडिंग अ फॉरेन जीन, डिलीटिंग अ नॉर्मल नॉन फंक्शनल जीन, और रिप्लेसिंग अ नॉन फंक्शनल जीन विद अ हेल्दी जीन। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। राइट, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने देखा कि हम बहुत सारे काम करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, क्योंकि अब अलग अलग काम कर रहे हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, या मैं बोलूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई मेथड्स होते हैं। उनमें से एक मेथड होता है rDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, कई बार कुछ बुक्स में ऐसे लिखा रहता है rDNA टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज नॉट known as genetic engineering, it is a part of genetic engineering। ठीक है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये एज अ होल प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस, और उसका एक पार्ट बट मेजर पार्ट है rDNA टेक्नोलॉजी। नॉर्मली क्लास 12 तक जो हमारे दिमाग में, जो हमें लर्न करना है, जो हमें समझना है, या हमारे लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो यही है rDNA टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत कुछ हो रहा है, हमें न्यूज़पेपर्स में भी सुनने को मिलता है, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। सो वो सब भी, उनमें से कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 12 आएगा उसमें। बट अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं rDNA टेक्नोलॉजी।
ओके, सो आई विल जस्ट राइट आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट, या मैं बोलूँ इसकी जो मेन प्रोसेस होती है उसका नाम है, इसी की एक मेन प्रोसेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसका नाम आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्यों है, पहले हम वो देखते हैं। टेक्नोलॉजी तो हम पहले ही देख चुके हैं, जोड़ना तोड़ना, कुछ ना कुछ इधर उधर से तोड़कर उनको जोड़ना और नए तरीके से उसको ऐड करना, दैट इज टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। बट व्हाट इज आरडीएनए? फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज आरडीएनए एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस आरडीएनए। कैसे बना, किसने ढूंढा, किसने बनाया, वो सब हम देखेंगे, या मैं बोलूँ बायोटेक्नोलॉजी की ही थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरडीएनए होता क्या है, फिर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखेंगे। ओके, सो आ जाते हैं सबसे पहले आरडीएनए के ऊपर। सो आरडीएनए क्या होता है, इफ आई हैव टू डिफाइन इट, तो इसका जो नाम होगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी फुल फॉर्म जो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज द फुल फॉर्म। अब रिकॉम्बिनेंट वर्ड क्या है? रिकॉम्बिनेंट वर्ड का वर्ड आपने रिकॉम्बिनेशन वर्ड इससे पहले पढ़ा होगा, लिंकेज का जो टॉपिक आता है जेनेटिक्स में। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है, री मीन्स दोबारा से करना कोई चीज को, तो री। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एनी सेट पैटर्न। जैसे मेरे पास एक जीन्स का पैटर्न है A B C D E और F, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और दूसरा कोई यहां से डीएनए लिया, उसके अंदर पैटर्न था 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या किया, यहां से 3 और 4 वाला जो सेगमेंट है इस पे कट लगाया और ये 3 और 4 यहां से लिया। यहां पर भी मैंने कट लगाया, कहां, C और D वाले में। तो मेरा जो C और D है वो यहां से हट गया और इसकी जगह क्या डाल दिया मैंने, 3 एंड 4। सो ओरिजिनली यहां पर जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन था वो था A B C D E और F। और आफ्टर दिस प्रोसेस नाउ व्हाट इज द न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, A B 3 4 E F. So here I have combined the new genotype, so this is called as recombinant, ठीक है। एंड एज इट इज अ डीएनए, ये मैं जीन्स की ही बात कर रही हूँ, ABCD 1 2 3 सब क्या है, जीन्स हैं। सो क्योंकि मेरे डीएनए में अब कोई नया जीन कॉम्बिनेशन आ गया है, सो अब इसको मैं बोलूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, है क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज अ डीएनए विच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different DNAs, ठीक है। इट मीन्स recombinant DNA means it is a DNA which is made by combining का मतलब समझिए, जोड़े हैं हमने, 2 DNA को जोड़ा है by combining 2 or more। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे हम हमेशा 2 ही डीएनए कंबाइन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरडीएनए हमेशा 2 ही डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनता है। मे बी तीसरा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट भी हम ऐड करा सकते हैं, थर्ड पार्ट भी, थर्ड कोई और सोर्स का डीएनए भी ऐड करवाया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत है। जब भी हम कोई रिसर्च रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटीज तो क्या बोलते हैं उसे, अनंत होती हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज भी अनलिमिटेड है। सो हियर द डीएनए व्हिच इज मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर डीएनए, ठीक है, 2 और मोर डीएनए। और आई से डीएनए व्हिच इज मेड बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट सोर्सेज, 2 और मोर डिफरेंट डीएनए, ठीक है, is known as RDNA, recombinant DNA, ठीक है। अच्छा, इस डीएनए का एक और नाम है, कई कुछ बुक्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, इसको काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए। कई बार हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, काइमेरिक मतलब क्यों है।
राइट। सो बायो में कई बार लोग सोचते हैं कि बायो मतलब कोई टर्म आगे, ठीक है रट्टा मार लो पढ़ लो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बायो में अगर कोई नाम, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस आता है तो उसका एक डीप मीनिंग होता है। तो अगर इसको काइमेरिक डीएनए बोलते हैं तो इसका भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मतलब है। क्या मतलब है? काइमेरा एक वर्ड होता है, ठीक है, काइमेरा ये क्या वर्ड है? ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, ग्रीक। वैसे हम नॉर्मली बायो के अंदर ना बहुत सारी चीजें ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, लैटिन लैंग्वेज, हम साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं सारे लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए हैं। सो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग पुराने कभी बहुत 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 साल पहले कोई एक मॉन्स्टर होता था, दानव, उसका नाम उन्होंने रखा था काइमेरा। क्यों रखा था? तो काइमेरा का जो लिटरल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हो। तो हमारा डीएनए ऐसे ही ना अलग अलग डीएनए सोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। सो काइमेरा एक मॉन्स्टर था जिसकी बॉडी बिल्कुल लायन जैसी थी, ठीक है, इसकी बॉडी बिल्कुल लायन जैसी थी। फिर इसका जो हेड था, ठीक है, हेड था बिल्कुल गोट जैसा, और इसकी जो टेल थी, टेल का जो लास्ट पोर्शन था, इट इज लाइक अ स्नेक हेड, ठीक है, स्नेक हेड, स्नेक का जो आगे का फन होता है ना, बिल्कुल वैसी इसकी टेल थी, टेल की एंडिंग थी, मतलब इसकी टेल एक स्नेक थी, इसकी बॉडी लायन थी, इसका जो हेड था वो गोट था, और एक फायर ब्रीदिंग एनिमल था। फायर ब्रीदिंग का मतलब वो एक एनिमल है ना हैरी पॉटर में जो आग उगलता है, बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में आता है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट ये फायर ब्रीदिंग था। इसका मतलब ये 4-5 एनिमल्स के कॉम्बिनेशन से बना था, जो इसका नाम रखा गया था काइमेरा। सो उसी के बेस पर हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, बिकॉज दिस डीएनए इज ऑल्सो मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ different DNAs from different sources. That's why we call it chimeric DNA. Then now we'll see a little bit of history for this rDNA technology. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर इसकी प्रोसेस पे आएंगे। कौन थे साइंटिस्ट जिसने ये खोजबीन करी थी, जिसने ये शुरू की थी प्रोसेस? सो आ जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर। सबसे पहला नाम W. Arbor. W. Arbor was the scientist who first noticed, ये वर्ड याद रखना, इसने नोटिस किया था। इसने कोई चीज आइसोलेट नहीं करती। दो चीजें होती हैं, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवर्ड, और एक वर्ड होता है आइसोलेटेड, ठीक है। जब हम कोई चीज को नोटिस करते हैं कि हाँ ये है, तो वो डिस्कवरी होती है। लेकिन जब हम उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं, निकाल लेते हैं सेल से, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो वो आइसोलेटेड वर्ड आता है। तो इसने कुछ भी निकाला नहीं था, इसने कुछ भी लिया नहीं था, लेकिन इसने नोटिस किया था, ठीक है। तो हम नोटिस वर्ड लिख रहे हैं। ही नोटिस्ड दैट इफ देयर इज व्हाट ही नोटिस इन हिज एक्सपेरिमेंट, कि एक बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है, ये है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर जब फेज वायरस का इंफेक्शन हुआ, फेज वायरस समझते हो, बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम बोलते हैं फेज वायरस। तो इसके ऊपर जैसे ही फेज वायरस ने अटैक किया, क्लास 11th में हम ये डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसा रॉकेट जैसा डायग्राम, तो फेज वायरस ने जैसे इस पे अटैक किया, फेज वायरस का डीएनए यहां आया इसके अंदर, इस फेज वायरस के डीएनए को कट कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, मार दिया, किसने? बैक्टीरिया ने। सो व्हाट ही नोटिस्ड दैट फेज वायरल डीएनए, फेज और सिंपली वायरल डीएनए is cut down by a chemical present in bacterial cell.
इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट था जिसने वायरल डीएनए को कट कर दिया। इसका मतलब ये कोई ऐसा केमिकल, ये कोई ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट कर सकता है। स्पेसिफिक जगहों पे जो कट कर सकता है वो तो कॉन्सेप्ट बाद में आया था, लेकिन अभी तक इसने ये बताया कि हाँ, बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वायरल डीएनए को कट कर सकता है, यानी डीएनए को कट कर सकता है। सो दिस वाज अ रिमार्केबल हिस्ट्री डन बाय डब्ल्यू आर्बर इन 1960। इसके बाद हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, हैमिल्टन स्मिथ। ये क्वेश्चन आता भी है बहुत बार। Who discovered the first restriction endonuclease enzyme? Hamilton Smith in 1970. He extracted, or I'll say isolated, इसने निकाल लिया, इसने तो डिस्कवर किया था, इसने निकाला किसको? Isolated first restriction endonuclease enzyme। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही नाम आने वाला है, restriction endonuclease। restriction endonuclease enzyme, this is an enzyme। कौन सा एंजाइम? restriction endonuclease enzyme, ठीक है। so he isolated first restriction endonuclease enzyme। उस एंजाइम का नाम और कौन से बैक्टीरिया से वो एक्सट्रैक्ट किया था वो हम अभी करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं ये एंजाइम होते क्या है। restriction endonuclease आगे जाकर इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर ब्रीफली बता देती हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स व्हिच कट डाउन द डीएनए। क्यों इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पड़ा? क्योंकि हमने यहां देखा बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट ये एंजाइम, व्हिच एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम ने वायरस की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया है। The enzyme which is present in the bacterial cell means the restriction endonuclease enzyme. This enzyme restrict, मना कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। किसको रोक दिया? This viral DNA. So this enzyme restrict the entry of this viral DNA. How? By cutting it down. इसको काट कर, कहां से काटा? डीएनए की पूरी लेंथ के बीचों बीच से इसको काटा, टुकड़ों में काट दिया। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है डीएनए के बीच में से इसको कट कर देना, पूरी लेंथ में से एंडोन्यूक्लियस। और क्योंकि काटने की वजह से इसकी जो फेज वायरस है इसकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो गई, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया में प्रेजेंट थे। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होकर ये क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनका नोमेनक्लेचर हुआ था, ठीक है, इनका नामकरण हुआ था। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय हैमिल्टन स्मिथ। व्हिच एंजाइम? इस एंजाइम का नाम बताती हूं, HindII। अब ये HindII क्या है ये हम आगे करेंगे जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि इनका नाम ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, H का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है, N का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, और ये रोमन में जो 2 लिखा है इसका क्या मतलब है, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर्ड बाय हैमिल्टन स्मिथ इन, और फ्रॉम आएगा एक्चुअली। सो फ्रॉम कहां से ढूंढा गया था? हीमोफिलस, ये एक बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी अंडरलाइन कर देते हैं। क्लास 11th में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का रूल पढ़ा है, जब भी हाथ से लिखेंगे साइंटिफिक नेम को तो अंडरलाइन करेंगे, राइट। सो Haemophilus influenzae is the bacteria from which the first restriction endonuclease enzyme means HindII was extracted, isolated by Hamilton Smith। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और नाम साइंटिस्ट का, पॉल बर्ग, ठीक है, पॉल बर्ग। ये जो पॉल बर्ग है इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ही इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने ही करा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। So Paul Berg is known as father of genetic engineering. Why he is known as the father of genetic engineering? क्योंकि इसने तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो बेस है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको डिस्कवर किया, लेकिन उस एंजाइम को यूज
करके फर्स्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था पॉल बर्ग ने 1972 में। व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, SV14 एक बैक्टीरिया है, SV14 सॉरी वायरस है, SV14 वायरस है। इस वायरस का एक जीन इंसर्ट किया, कहां इंसर्ट किया, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस का एक जीन निकाला और उसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला जीन ट्रांसफर किसने किया था, पॉल बर्ग ने। ही ट्रांसफर्ड a gene from SV40 virus into the bacteria. Coming to the next, one more remarkable टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एनसीईआरटी की बुक में ये यूनिट शुरू होने से पहले, नॉर्मली एनसीईआरटी की हर बुक में यूनिट शुरू करने से पहले किसी न किसी उस यूनिट से रिलेटेड साइंटिस्ट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी से जस्ट पहले ना जिस साइंटिस्ट का नाम है ये वही साइंटिस्ट है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ठीक है। कोहेन एंड बॉयर के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। 1973 में इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने सबसे पहला आरडीएनए बनाया था। क्योंकि आरडीएनए पहला इन्होंने बनाया था, देखो यहां पर क्या किया है, जीन ट्रांसफर किया है लेकिन आरडीएनए नहीं बनाया। सी, मैंने आपको क्या कहा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रॉड प्रोसेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत लंबी चौड़ी और वाइड स्पेक्ट्रम प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका एक पार्ट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ होल शुरुआत की थी पॉल बर्ग ने, लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने करी थी, कोहेन एंड बॉयर ने। सो इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट आरडीएनए बनवाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनवाया था, कोहेन एंड बॉयर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक जीन लिया, एक बैक्टीरिया का जीन लिया और उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। सो व्हाट दे डिड, दे टुक अ फॉरेन जीन। फॉरेन जीन से मतलब है यहाँ पर उनका जो फॉरेन जीन था वो था एक बैक्टीरियल जीन, किसी और बैक्टीरिया का जीन, ठीक है। उस बैक्टीरियल जीन को, बैक्टीरियल जीन था ये फॉरेन जीन, उस बैक्टीरियल जीन को इन्होंने इंसर्ट किया, किसमें इंसर्ट किया, इसको अटैच करवाया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई सेल होती है बैक्टीरियल सेल, इसमें एक नॉर्मल डीएनए होता है, इसका खुद का नॉर्मल डीएनए जो है जिसको हम क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा ई कोलाई सेल में और नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में। उस सर्कुलर डीएनए का नाम होता है प्लाज्मिड। तो इन्होंने क्या किया, यहां से प्लाज्मिड लिया और यहां से लिया एक फॉरेन जीन और इन दोनों को इन्होंने क्या किया, अटैच करवा दिया। कैसे अटैच करवाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोसेस देखी थी कि यहाँ पर कट लगाया जाता है, इसमें कट लगाया जाता है और फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है। सो दिस इज द आरडीएनए produced by combining the DNA of two different sources. One is the plasmid of E. coli bacteria and one is the gene taken from any other bacterial cell. Okay, so this was the first rDNA made by, constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyer. Okay, so this is all about the history of biotechnology. ये नाम है जो mainly हमें याद करने हैं, लर्न करने हैं। इसके अलावा तो बहुत चीजें चली हैं, इन बिटवीन बहुत सारी प्रोसेसेस हुई हैं, बट वो सारी हमारे काम की अभी नहीं है। जो बायोटेक्नोलॉजी को आगे जाकर परस्यू करेंगे एज अ करियर लाइक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, दे विल स्टडी द एंटायर हिस्ट्री इन डिटेल। ओके, सो टिल नाउ we have completed the beginning initiation part of this biotechnology. Later on we will study the tools of biotechnology and the process of biotechnology. Till then, bye, take care.